वो 28 अगस्त 1963 की गर्म दोपहरी थी और जगह थी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। यहाँ लाखों लोग अश्वेत अमेरिकी नागरिकों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने जुटे थे और इन लोगों की अगुवाई कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग। उसी दिन लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों से मार्टिन ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। इसमें उन्होंने अपने सपनों के अमेरिका की कल्पना सबके सामने रखी थी। आई हैव अ ड्रीम टाइटल से ये स्पीच बहुत मशहूर हुई। ऐसे ही न जाने कितने छोटे बड़े संघर्षों, आंदोलनों और उनके असर से हुए बदलावों की बदौलत अमेरिका अपने मौजूदा स्वरूप तक पहुंचा है। उस स्वरूप तक जहां पर कहा जाता है कि व्हेन अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस अ कोल्ड। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की खास सीरीज पोटस यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और आप ये सीरीज क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब भी अमेरिका में चुनाव होते हैं पूरी दुनिया के साथ इंडिया में भी न्यूज़ चैनल से लेकर अखबारों तक में इनकी कवरेज होती है, लेकिन कभी कोई इनके चुनाव का प्रोसेस नहीं समझाता। मगर इस सीरीज में आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। आज पहले एपिसोड में हम अमेरिका की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बारे में जानेंगे, उनके प्रतीक चिन्हों से लेकर उनके सिद्धांतों के बीच के अंतर की बात करेंगे और इन पार्टियों के इतिहास पर भी नजर डालेंगे। मगर बात हम शुरू करेंगे अमेरिका को ग्लोब में खोजने से। अमेरिका कहाँ है ये? बचपन में कहते थे अगर जमीन को खोदो तो दूसरी तरफ अमेरिका में निकलोगे। दुनिया तो है गोल, लेकिन मैप पसार कर देखें तो पड़ता है अमेरिका एकदम पश्चिम में। आज बात उसी अमेरिका के लोकतांत्रिक पहलू की और वहां के चुनावों की। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो है कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के ही राष्ट्रपति क्यों बनते हैं? देखिए, अमेरिका का संविधान तो बेशक सबसे पुराना है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति से लेकर राज्य और सेनेट यानी संसद के ऊपरी सदन के सदस्यों तक की चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह अर्जित है, यानी धीरे धीरे विकसित हुई है। अमेरिका का संविधान राजनीतिक पार्टियों के बारे में भी कुछ नहीं कहता, कारण अमेरिकी लोकतंत्र की नींव रखने वाले यानी फाउंडिंग फादर्स पार्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। इसी के चलते अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन भी किसी पार्टी विशेष के सदस्य नहीं थे। अमेरिका के गणतंत्र में जनता का लोकप्रिय समर्थन पाने को बहुत अहमियत दी गई है। इलेक्शन में भी पॉपुलर मैंडेट पाने पर जोर रहा। अब जब चुनाव को जरूरी मान लिया गया तो राजनीतिक दलों की भी जरूरत सामने आई। सबसे पहले आई दो पार्टियां, मगर इन दोनों ही पार्टियों का नाम डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नहीं था। पहली थी फेडरलिस्ट पार्टी, जो तब नए नवेले अमेरिकी संविधान को अपनाना चाहती थी, और दूसरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। इसे एंटी फेडरलिस्ट पार्टी भी कहा गया क्योंकि वो एक ताकतवर केंद्रीय सरकार के खिलाफ थी और राज्यों को ज्यादा अधिकार देना चाहती थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भले ही निर्दलीय थे, लेकिन दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स इसी फेडरलिस्ट पार्टी के थे 1797 से 1801 तक। फिर बाद के अगले 4 राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ने दिए। फेडरलिस्ट पार्टी 1815 में भंग कर दी गई। 1824 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ज्यादातर कैंडिडेट एक ही पार्टी के थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के। मतलब भारत में कल्पना करके देखें तो जैसे मोदी, गडकरी और आडवाणी तीनों प्रधानमंत्री पद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हों, वो भी बिना पार्टी बदले। इसी तरह डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन का ही प्रेसिडेंट चुना गया और रनर अप भी उसी पार्टी का प्रत्याशी रहा। लेकिन टक्कर कांटे की थी, इतनी कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले वो अंततः रनर अप बना। नाम एंड्रू जैक्सन, और जीता कौन? जॉन क्विंसी एडम्स। ये सब अमेरिकी इलेक्शन के फॉर्मेट के चलते हुआ। इसके बारे में हम तीसरे एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे। तो खैर, इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी 2 गुटों में बट गई। एक गुट प्रेसिडेंट जॉन क्विंसी एडम्स का समर्थन करने लगा, दूसरा जनरल एंड्रू जैक्सन का। इन गुटों को राजनीति के गलियारों में एडम्स मैन और जैक्सन्स मैन पुकारा जाने लगा। 1828 में फिर से एंड्रू जैक्सन और जॉन क्विंसी एडम्स आमने सामने थे, लेकिन अब की बार पार्टी अलग थी। एंड्रू जैक्सन जहां एक नई पार्टी डेमोक्रेटिक से लड़े, वहीं एडम्स नेशनल रिपब्लिकन पार्टी से। इस चुनाव को 1824 वाले चुनाव का रीप्ले कहा गया, लेकिन अब की परिणाम उल्टा रहा। एंड्रू जैक्सन राष्ट्रपति बने, उसी डेमोक्रेटिक पार्टी से पहले राष्ट्रपति जो आज तक मौजूद है। तो ये था डेमोक्रेटिक पार्टी का इतिहास। वहीं जॉन क्विंसी एडम्स वाली पार्टी, जिसका नाम था नेशनल रिपब्लिक पार्टी, वो बाद में विक पार्टी बन गई। जैसे भारत में जनसंघ से लेकर भाजपा तक एक ही पार्टी के नाम, काम, धाम बदले, वैसा ही कुछ समझ लीजिए।
विग पार्टी ने भी अपने पीक काल में अमेरिका को 4 राष्ट्रपति दिए। लेकिन भाई, अभी हमने आपको ग्रैंड ओल्ड पार्टी के बारे में तो बताया ही नहीं है। अमेरिका के उत्तरी भाग में जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दास्ता को खत्म कर दिया था, वहीं कृषि प्रधान और तुलनात्मक रूप से गरीब दक्षिणी भाग के राज्य इसके खत्म होने के सख्त खिलाफ थे। विग पार्टी इसी ऊहापोह में नष्ट हो गई कि अगर समर्थन करें तो किसका, और इसी विग पार्टी के कुछ पूर्व सदस्यों ने बना ली रिपब्लिकन पार्टी। ये बात थी 1854 की। रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट अब्राहम लिंकन ने 1860 का प्रेसिडेंट इलेक्शन जीता। दक्षिणी हिस्से के 11 राज्य अमेरिका से अलग हो गए। उन्होंने खुद को कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका कहा। अब्राहम लिंकन को अपना राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के जेफरसन डेविस को प्रेसिडेंट माना। ये सब कुछ ऐसा ही है जैसे भारत में दक्षिण के कुछ राज्य मिलकर भाषा या ऐसे ही किसी मुद्दे जैसे रजनीकांत वर्सेस अमिताभ बच्चन पर असहमत होकर अपना अलग देश बना ले। कन्फेडरेट के आए अंदर राज्य मानते थे कि रिपब्लिकन पार्टी के सत्ता में आने का मतलब है दास प्रथा का खत्म होना। लेकिन अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा खत्म करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर था सिविल वॉर को समाप्त करना। ये काम उन्होंने काफी डिप्लोमेटिक तरीके से किया। फिर कार्यकाल के 2-3 साल बीतते बीतते दास प्रथा खत्म कर दी। 7 लाख से अधिक लोग मारे गए, मगर गृह युद्ध भी खत्म हो गए। अमेरिका अखंड रहा। अब्राहम लिंकन न केवल अपने फैसलों के कारण अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक हुए, बल्कि इस गृह युद्ध की वजह से रिपब्लिकन पार्टी अगले कई दशकों तक सत्ता में बनी रही, इक्का दुक्का मौकों को छोड़कर। एक अनकहा सा फैक्ट भी एस्टैब्लिश हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी अश्वेतों के साथ है और डेमोक्रेटिक पार्टी व्हाइट्स के साथ। मगर समय के साथ बदल गई दोनों पार्टियों की सोच और सिद्धांत। कैसे? 1865 में दास प्रथा का समर्थन करने वालों ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी, लेकिन रिपब्लिकन अश्वेतों के हित में लड़ती रही। 1866 में ही रिपब्लिकन पार्टी ही थी जिसने समान नागरिक अधिकारों वाले कानून को मंजूरी दी। इससे अश्वेतों को भी बाकी नागरिकों के बराबर अधिकार मिलना सुनिश्चित हुआ। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लिंकन की रिपब्लिकन धीरे धीरे आज के डोनाल्ड ट्रंप वाली रिपब्लिकन बन गई, और दूसरी तरफ व्हाइट्स की पार्टी कही जाने वाली डेमोक्रेटिक से ओबामा को प्रेसिडेंटशिप मिली। ऐसा क्या हुआ कि एक बार डेमोक्रेट्स ने वोटर्स के लिए ये जुमला भी उछाला, आपको गिल्ट ना हो इसलिए हमारा समर्थन करने से पहले दीवार पर लगी अब्राहम लिंकन की तस्वीर का मुंह फेर दीजिए। इसका मतलब ये था कि जिस अब्राहम लिंकन ने रिपब्लिकन पार्टी की नींव रखी, उसके मूल सिद्धांतों को अब हमारी पार्टी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी फॉलो करती है। अतीत में किया गया एक पुण्य वर्तमान और भविष्य के अनंत पापों की प्रेरणा बनता है। यही हुआ रिपब्लिकन के साथ। अब्राहम लिंकन के बाद लगातार सत्ता में आ रही रिपब्लिकन पार्टी को लगा कि वो अश्वेतों और साउथ अमेरिका के लिए बहुत कुछ कर चुकी है, अब उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना उचित होगा। रिपब्लिकन पार्टी धीरे धीरे अमीरों की पार्टी बन गई। जैसे जैसे इससे रईस जुड़ते गए, इनकी पॉलिसी भी उन कुछ अमीर लोगों के हित में बनती गई। ऐसा लगभग 60-70 सालों तक चला। इन पॉलिसीज के चलते व्यापार से लेकर शेयर मार्केट सब कुछ इतना स्वच्छंद था कि किसी भी चीज पर सरकार की कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोक नहीं थी। नतीजा 29 अक्टूबर 1929 के ब्लैक ट्यूसडे के रूप में सामने आया। अमेरिकी शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। उसके बाद शुरू हुआ ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी का दौर। अमेरिकियों को डेमोक्रेट्स बेहतर विकल्प लगने लगे। फिर अगले कुछ समय तक डेमोक्रेट्स का ही अमेरिकी राजनीति में दबदबा रहा, कुछ एक मौकों को छोड़कर। फिर 1964 में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति बने लिंडन जॉनसन ने सिविल राइट्स एक्ट को कानून में बदला और रिपब्लिकन पार्टी ने इसका विरोध किया। मतलब अश्वेतों को लेकर दोनों पार्टियों की भूमिका बदल गई। आज तक लगभग दोनों ही पार्टियां अपने 1960 के दशक के बाद की छवि को ज्यादा नहीं बदल पाई हैं। तो अब यानी आज की तारीख में दोनों पार्टियों के सिद्धांतों और नीतियों में क्या अंतर है, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। पहला, टैक्स। डेमोक्रेटिक पार्टी के सत्ता में आने पर टैक्स में बढ़ोतरी और रिपब्लिकन पार्टी के सत्ता में आने पर टैक्स में कमी की अपेक्षा की जाती है। डेमोक्रेट्स विरासत में मिली संपत्ति पर भी टैक्स लगाए जाने का समर्थन करते हैं। रिपब्लिकन इसका विरोध करते हैं, इसे डेथ टैक्स का नाम देते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक रोनाल्ड रीगन ने अपने इकोनॉमिक रिकवरी एक्ट ऑफ 1981 में सभी के लिए टैक्स कम कर दिया था। दूसरा मुद्दा, न्यूनतम भत्ता। डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि पिछले 50 सालों में कंपनियों के सीईओ के वेतन में जहां बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, वहीं सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन मामूली ही बढ़ा है।
जबकि रिपब्लिकन इस मसले पर अपने मूल वोट बैंक यानी कारोबारियों के पक्ष में खड़ी नजर आती है। उनकी दलील ये रही है कि न्यूनतम भत्ते को बढ़ाने से उन मध्यम और लघु कारोबार और कारोबारियों को नुकसान पहुंचता है, जिनको कई अमेरिकी अर्थशास्त्री और नेता देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हैं। तीसरा मुद्दा, आर्म्स कंट्रोल। अमेरिका में हथियारों पर नियंत्रण हमेशा से ज्वलंत मुद्दा रहा है। अमेरिका में लोगों से ज्यादा संख्या बंदूकों की है, क्योंकि अमेरिकी संविधान के तहत आम सिविलियंस को हथियार रखने का अधिकार है। संविधान निर्माताओं की इसके पीछे यह दलील थी कि सरकार अगर दमनकारी हो जाए तो नागरिकों के पास उससे लड़ने के लिए हथियार होने चाहिए। रिपब्लिकन्स का इस पर क्या मत है, इसका पता 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से भी लग जाता है। पाकलैंड में एक बंदूकधारी ने हाई स्कूल में गोलियां बरसाकर 17 की जान ले ली थी। इस बारे में जब ट्रंप से पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, तो फिर टीचरों को भी बंदूकें रख लेनी चाहिए। रिपब्लिकन्स का तर्क ये है, बंदूक आदमी को नहीं मारती, आदमी आदमी को मारता है। बंदूक से लैस एक बुरे व्यक्ति को रोकने के लिए बंदूक से लैस एक अच्छे आदमी की जरूरत होती है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ हद तक बंदूकों की बिक्री और लाइसेंसिंग पर ज्यादा नियंत्रण के पक्ष में रही है। ज्यादातर डेमोक्रेट्स मानते हैं कि अच्छे से बैकग्राउंड चेक करके ही गन खरीदने की इजाजत देनी चाहिए। चौथा मुद्दा, स्वास्थ्य। अमेरिकी मूवीज, वेब सीरीज वगैरह अगर आप देखते होंगे तो आपको अनुमान होगा कि अमेरिका की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही महंगी हैं। बिना इंश्योरेंस के लोग छोटा मोटा इलाज करवाने की भी नहीं सोच सकते। वजह, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इंश्योरेंस भी प्राइवेट कंपनियां प्रॉफिट के इरादे से ही चलाती हैं। हेल्थ सर्विस को प्राइवेट हाथों में रहने देने वालों का तर्क ये है कि इसी की वजह से अमेरिका की स्वास्थ्य सेवाएं कंपटीशन और खूब सारे मनी फ्लो के चलते दुनिया में सबसे बेहतरीन में से एक बनती है। अगर ये कंपनियों के लिए फायदे का सौदा नहीं रहेगा तो रिसर्च से लेकर बेहतर उपकरण तक के लिए पैसों की कमी होने लगेगी। पार्टी विचारधारा की बात करें तो डेमोक्रेट्स हमेशा अमेरिकियों की मेडिकल जरूरतों में सरकारी भागीदारी के पक्ष में रहे हैं, खासकर उनके लिए जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। जबकि रिपब्लिकन्स का मानना है कि बीमार और गरीब लोगों के इलाज के लिए आखिर सेहतमंद लोग ज्यादा पेमेंट क्यों करें। पांचवा मुद्दा, अबॉर्शन, गर्भपात यानी अबॉर्शन के मुद्दे पर रिपब्लिकन्स ज्यादातर प्रो लाइफ मतलब जिंदगी को तवज्जो देने वाले रहे, जबकि डेमोक्रेट्स प्रो चॉइस यानी इच्छा के मुताबिक कदम उठाने की वकालत करते हैं। मतलब रिपब्लिकन पार्टी ईसाई धर्म का हवाला देकर गर्भपात को हत्या की तरह मानती है। डेमोक्रेट्स वहीं इसे स्त्री अधिकारों से जोड़कर देखती है। उनका कहना है कि ये पूरी तरह महिला की इच्छा है कि वो बच्चा चाहती है या नहीं। स्त्रियों के शरीर पर पूरा अधिकार उन्हीं का होना चाहिए। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। 1970 के दशक तक ज्यादातर रिपब्लिकन्स गर्भपात के पक्ष में थे, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक तौर से रूढ़िवादी तबके में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। छठा मुद्दा, शरणार्थी, इमिग्रेशन, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों पार्टियों में जमकर मतभेद है। अमेरिका हमेशा से विदेशी नागरिकों को लुभाता रहा है, आव्रजन का ग्लोबल हब रहा है। इसके कारण कई हैं। दी अमेरिकन ड्रीम की चकाचौंध, बाकी देशों में अवसरों की कमी और उत्पीड़न ज्यादा। रिपब्लिकन्स बढ़ते इमिग्रेशन और शरणार्थियों को अमेरिका के लिए खतरा मानते हैं। डेमोक्रेट्स इस मसले पर रिपब्लिकन स्टैंड का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि अमेरिका एक मेल्टिंग पॉट है और विभिन्न देशों से आए लोगों ने ही अमेरिका को समृद्ध किया है। सातवां मुद्दा, पर्यावरण। फरवरी 2015 अमेरिकन सेनेट में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा चल रही थी। वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2014 तब तक का सबसे गर्म साल था। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर जेम्स इनहाफ सदन में एक बर्फ का गोला लेकर आए। कहा, देखो अगर इतनी बर्फ पड़ रही है तो ये कैसे हो सकता है कि दुनिया गर्म हो रही है। अगले दिन वॉशिंगटन पोस्ट में एक व्यंग्यात्मक लेख छपा जिसकी हेडिंग थी, जेम्स इनहाफ के बर्फ के गोले ने जलवायु परिवर्तन को हमेशा के लिए गलत साबित कर दिया है। इस किस्से से आप समझ सकते हैं कि अधिकतर रिपब्लिकन्स जलवायु परिवर्तन को मानते ही नहीं हैं। जो मानते भी हैं वो ये नहीं मानते कि इसमें इंसानों द्वारा किए जा रहे कार्बन उत्सर्जन का कोई विशेष हाथ है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी जलवायु परिवर्तन को एक खतरा और हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती मानती है। पार्टी का मानना है कि अमेरिका को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करना चाहिए। ये तो थे मुद्दे, अब आते हैं चिन्हों पर। डेमोक्रेट्स को गधा और रिपब्लिकन्स को हाथी कैसे मिला। आप जहां कहीं भी देखेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी का रंग नीला और रिपब्लिकन पार्टी का रंग लाल। कारण 1976 में हुए राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान ही रंगीन टीवी अमेरिका में काफी पॉपुलर हो रहे थे। अमेरिका में तब भी ढेर सारे न्यूज चैनल थे। हर पार्टी द्वारा जीते गए राज्य को अलग रंग से दिखाकर दर्शकों के लिए रिजल्ट को आसान बनाया गया। लेकिन जिस चैनल की जो मर्जी आती वो उसी रंग में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को दिखा रहा था। लाल रंग को लेकर दोनों ही पार्टियों में पूर्वाग्रह था। कारण अमेरिका की साम्यवाद से नफरत और दुश्मनी की हद तक दूरी। यूं सालों तक कुछ भी निश्चित नहीं हो पाया। फिर आया 2000 का प्रेसिडेंट इलेक्शन।
रिजल्ट में कांटे की टक्कर थी। अंत तक फैसला नहीं हो पा रहा था कि अल गोर या जॉर्ज बुश में से कौन जीत रहा है। 1 महीने तक कंफ्यूजन और सस्पेंस बना रहा। इस दौरान न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर्स ने अपने दर्शकों और पाठकों को कंफ्यूजन से बचाने के लिए आम सहमति बनाई। डेमोक्रेट को नीला कर दिया और रिपब्लिकन को लाल कर दिया। वजह कुछ नहीं, बस नासिर साहब की तरह पर्ची निकालने जैसा कुछ रैंडम। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स के सीनियर ग्राफिक्स एडिटर आर्ची ने एक इंटरव्यू में बताया कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए लाल या रेड कलर इस्तेमाल करने के पीछे बहुत ही सरल कारण था, और वो ये कि रिपब्लिकन और रेड दोनों अंग्रेजी के अक्षर आर से शुरू होते हैं। अब गधे और हाथी की बात। 1828 का चुनाव, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए पहला इलेक्शन था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी से टूटी डेमोक्रेटिक पार्टी के एंड्रू जैक्सन और नेशनल रिपब्लिकन पार्टी के जॉन क्विंसी एडम्स आमने सामने थे। दोनों के बीच भाजपा कांग्रेस टाइप कंपटीशन था। नेशनल रिपब्लिकन वाले डेमोक्रेटिक के जैक्सन को जैक एस यानी गधा पुकारते थे, लेकिन जैक्सन बैकफुट पर जाने वालों में से नहीं थे। वो अपने चुनावी पोस्टरों में गधे की फोटो का इस्तेमाल करने लग गए और चुनावों में जीत जैक्सन की ही हुई। गधा भी चल निकला। अब रिपब्लिकन पार्टी को हाथी कैसे मिला? गृह युद्ध के दौरान एक कार्टून में रिपब्लिकन्स को हाथी के रूप में दिखाया गया था। उस दौर में हाथी का मतलब था आक्रमण का सामना करना। जिस कार्टूनिस्ट थॉमस नॉक्स ने 1870 के दशक में डेमोक्रेटिक पार्टी को गधे के रूप में दिखाकर उसे प्रचलित कर दिया था, उन्होंने ही 1874 में रिपब्लिकन को हाथी के रूप में दर्शाकर हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। तो देखा आपने, अमेरिका में भी 2 पार्टियों के बीच विचारधारा से लेकर इतिहास तक में कितने बड़े बड़े अंतर हैं। कुछ सामने से दिख जाते हैं, कुछ थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद समझ आ जाते हैं। हालांकि एक बात में दोनों पार्टियां जुड़वा बहनें हैं, गोया पटाखा मूवी वाली। एक बात जो दोनों में समान है वो है अपनी पार्टी से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने की आंतरिक प्रक्रिया। उस बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में आपको और सवालों के जवाब मिलेंगे। और अगर आज का ये ज्ञान लेने के बाद कोई सवाल मन में है तो उसे लिखें कमेंट सेक्शन में। उसके जवाब आप तक जरूर पहुंचेंगे इस सीरीज के अंत में। अब नए एपिसोड का इंतजार कीजिए। शुक्रिया।